सेलेक्ट कमांड जो रिटर्न कर रहा है उसमें कितने कॉलम्स दिखेंगे वो हम बता रहे हैं, बट कितनी रोज दिखेंगी। सेलेक्ट कमांड जो नया वर्चुअल टेबल रिटर्न कर रहा है उसमें कितने, उस वर्चुअल टेबल में, वर्चुअल टेबल जब भी हम बोले उसका मतलब है सेलेक्ट के आउटपुट की हम बात कर रहे हैं, तो वर्चुअल टेबल में कितने कॉलम्स दिखेंगे वो तो हम लोग बता रहे हैं, बट कितनी रोज दिखेंगी, हाँ तो अब वो तो फिक्स नहीं है, बिकॉज अभी जो हम कमांड लिख रहे हैं उसमें सारी रोज रिटर्न हो रही हैं। हमने कहा अगर मुझे सारी रोज रिटर्न नहीं करनी है तो उसके लिए हम रोज के ऊपर कंडीशन लगाया करते हैं वेयर क्लॉज का यूज करके। तो वेयर क्लॉज का क्या काम है? वेयर क्लॉज, क्लॉज है ये, क्लॉज का मतलब क्या है? क्लॉज का मतलब है कि ये अकेले काम नहीं करेगा, इसको किसी दूसरे एसक्यूएल कमांड के साथ यूज किया जा सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दैट इज द क्लॉज। क्लॉज का मतलब ये होता है जो किसी के साथ जुड़ के एक नई मीनिंग बनाए। तो वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू apply filtration on rows, filtration on rows, where clause is used to apply conditions on the records, the rows which satisfies the condition. Okay, so you can say SQL command will be applied on the rows which satisfies the, on only rows, you can say on only the rows which satisfies the condition. अब SQL का कमांड सिर्फ उन रिकॉर्ड्स पे, उन रोज पे अप्लाई होगा जो रोज वेयर के द्वारा लगाई गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कैसे हम यूज करते हैं इसको? तो हम इसको, इसका सिंटैक्स से यूज करने का, पहले एसक्यूएल कमांड लिख लीजिए, फिर लिखिए वेयर, और वेयर के बाद लिख दीजिए कंडीशन। जैसे वेयर क्लॉज विथ सेलेक्ट, अगर सेलेक्ट के साथ वेयर को यूज करना है तो अब सारे रोज सेलेक्ट नहीं होंगे, अब सिर्फ वो रोज सेलेक्ट होंगे जिन रोज पे दी हुई कंडीशन ट्रू होती है। कैसे? तो लिखिए सेलेक्ट के बाद लिखा जाता है कॉलम लिस्ट या लिस्ट, फिर लिखते हैं फ्रॉम के बाद लिखते हैं सोर्स, मतलब आमतौर पे टेबल का नाम, फिर लिखते हैं बाद में वेयर, और वेयर के बाद पास करते हैं कंडीशन। जब भी हम वेयर क्लॉज में कंडीशंस लगाते हैं, इन कंडीशंस में कुछ ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, ऑपरेटर्स यूज्ड विथ वेयर क्लॉज। तो कुछ ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं जो कंडीशन लगाने का काम करते हैं, जिसमें मिलेगा आपको ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी, इज नॉट इक्वल्स टू, एंड ऑपरेटर AND ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट मिलेगा और ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, इज ऑपरेटर, इज नॉट ऑपरेटर, और लाइक ऑपरेटर। तो सपोज हमारे पास ये एक टेबल है जिस टेबल का नाम है TBL रजिस्ट्रेशन, और इस टेबल के अंदर बहुत सारे डेटाज हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है ये, मान लिया हमने। अब इसमें, इस टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, देयर इज सो मेनी। जैसे ये मैं टॉप 1000 हटा दूं तो हमें देखने को मिलेगा कि सपोज इस टेबल के अंदर इतने रिकॉर्ड्स हैं,
यहाँ दिखा रहे 1062। अब ये 1062 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और इन इन रिकॉर्ड्स में से ये टेबल है, इसमें कौन कौन से कॉलम्स है मैं दिखाती हूँ। ये टेबल है जिसका नाम है टीबीएल रजिस्ट्रेशन, और इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं जैसे नेम, कॉलेज, कोर्स, ईयर, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फी, डिस्काउंट फी, फाइनल फी, रजिस्ट्रेशन फी, मोड, रजिस्ट्रेशन डेट, WID नाम का एक कॉलम है, ईमेल, रिमार्क, देयर आर सो मेनी। मुझे इसमें से कोई भी अगर रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, कोई भी रिकॉर्ड अगर मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करना चाहूंगी कि तो अगर मैं बोलूं कि मुझे इस टेबल में प्रेजेंट सारे 1062 स्टूडेंट्स का सिर्फ नाम और कॉलेज नेम, एक्चुअली यहाँ कॉलेज नेम की जगह पे कॉलेज का नाम नहीं है, कॉलेज की एक आईडी टाइप का लिखा हुआ है 45 समथिंग करके, ये एक रेफरेंस है, फॉरेन की है इसलिए ऐसा है। तो अगर मुझे अगर मुझे यहाँ सारे रिकॉर्ड्स अगर सेलेक्ट करने हैं, हमने कहा सारे 1062 स्टूडेंट्स का हमें नाम और कॉलेज का आईडी चाहिए, क्या लिखना चाहिए? नेम और कॉलेज। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए सेलेक्ट, मुझे लिखना चाहिए नेम कॉमा कॉलेज, और फ्रॉम लगा के हम लिख सकते हैं टेबल का नाम। टेबल का नाम है TBL_, रजिस्ट्रेशन। और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो टेबल तो बहुत बड़ी थी, बट फिलहाल हमें जितने रिकॉर्ड्स की जरूरत थी वो हमें दिखेगा। लेकिन कॉलम्स कितने दिख रहे हैं? कॉलम दिख रहा है 2 जो हमने सेलेक्ट के बाद लिखा, बट कॉलम दिख रहा है 2, लेकिन रिकॉर्ड्स कितने दिख रहे हैं, मतलब रोज कितने दिख रहे हैं? ऑल रोज ऑफ द टेबल। अंडरस्टूड नहीं है? पर अब मैंने कहा कि मुझे सारे रोज और सारे कॉलम्स देखने हैं, तो क्या लिखना चाहिए? एस्ट्रिक, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम है TBL_, रजिस्ट्रेशन, ये सेलेक्ट एस्ट्रिक ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स। सपोज कि हमारे पास ये कॉलम है, मैंने कहा यहाँ पे एक कॉलम है ट्रेनिंग फी, दैट इज समथिंग फाइनल फीस, एंड एक है डिस्काउंट फी दैट मीन्स हमने कितना ऑफर दिया, कितना माइनस किया। एक हमारे पास है फाइनल फी इज समथिंग डिस्काउंट के बाद, मतलब 7000 में से 2500 घटा दिया तो ये इस टाइप का। एक हमारे पास है रजिस्ट्रेशन फी। मुझे चाहिए एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जिसमें हमें सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स दिखें, बट उनका नाम, कॉलेज और रिमेनिंग फी दिखे। रिमेनिंग फी मतलब फीस आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रिमेनिंग फी नाम का हम एक और नया कॉलम कैसे कर सकते, क्या सेलेक्ट करना चाहिए? कॉलम है मेरे पास फाइनल फी, एक कॉलम है हमारे पास RAG। हमने इन दोनों के बीच में एक ऑपरेटर लगाया, कौन सा? माइनस। और फिर हमने लिखा, इसको हम एलियासिंग कर सकते हैं किस नाम से? रिमेनिंग फी नाम से। क्या बात समझ आ रही है? तो हम ऑपरेटर लगा के किसी 2 कॉलम के बीच में, किसी कॉलम के और किसी दूसरी वैल्यू के बीच में ऑपरेटर्स लगा के भी नया वैल्यू जनरेट कर सकते। तो अब मैं पूछूं कितने कॉलम्स आएंगे? 3 कॉलम्स। कितनी रोज आएंगी? ऑल रोज ऑफ द टेबल। क्या दिखेगा? पहले में हर एक रो पे ये कमांड सप्लाई होगा, मतलब हर एक रो के नेम कॉलम की वैल्यू, हर एक रो के कॉलेज कॉलम की वैल्यू, और हर एक रो में प्रेजेंट फाइनल फी माइनस RAG फी कॉलम की वैल्यू। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड इससे हमें बैठ जाओगे, तो इससे हमें एक नया रिकॉर्ड मिलेगा जिसे हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये तो रहा ऐसा, ये हमारे को एक रिकॉर्ड मिल रहा है। ये तो रहा हमारे पास सेलेक्ट करने का तरीका, बट हमने ये एक्चुअल सेलेक्ट कमांड है जैसे काम करता है। बट अब सेलेक्ट के साथ हम लोग वेयर क्लॉज लगाते हैं। हम जानते हैं कि अगर बिना वेयर क्लॉज लगाए हमने सेलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट कराया तो सोर्स के सारे
रिकॉर्ड्स पे ये सेलेक्ट कमांड काम करेगा। हमने कहा नहीं, मुझे 1062 रिकॉर्ड्स पे सेलेक्ट नहीं चलाना है, मुझे कुछ कंडीशन आ गई। कुछ कंडीशंस में हम सारे एक एक करके ऑपरेटर्स का यूज देखेंगे, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन। ज्यादातर ग्रेटर देन, लेस देन यूज किया जाता है न्यूमेरिक टाइप के कॉलम पे, बट सिर्फ न्यूमेरिक टाइप के नहीं, हम किसी भी टाइप के कॉलम पे ग्रेटर देन, लेस देन को यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लिख सकते हैं, मान लिया हमने कहा हमें उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनकी फीस 5000 से अबव है। फी मतलब फाइनल फी। हमने कहा मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनकी फाइनल फी की वैल्यू 5000 के अबव है। ग्रेटर देन लगेगा, सभी को समझ आ रहा है? किसके किसके बीच में? फाइनल फी कॉलम और 5000 के बीच में, यही है ना। तो जब दो वैल्यूज को कंपेयर करना और कंपेयर करके एक कंडीशन लगानी, रिकॉर्ड्स क्या चाहिए? मैंने कहा जिन स्टूडेंट्स की फी 5000 से अबव है, हमें सिर्फ उनका नाम और कॉलेज नेम चाहिए। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? तो सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए, हम देखना क्या चाहते हैं, वर्चुअल टेबल में क्या क्या दिखना चाहिए वो यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या क्या दिखना चाहिए? नेम और वेयर क्या करेगा, क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, कितने कॉलम्स को फिल्टर नहीं कर रहा है वेयर किसको फिल्टर कर रहा है? रोज को फिल्टर कर रहा है। वेयर जो क्लॉज है वो किसको फिल्टर कर रहा है? रोज को। रोज पे काम करेगा, ना कि कॉलम्स पे। कॉलम्स क्या क्या दिखाना है, कॉलम में क्या क्या दिखाना है, वो आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा ये दिखना चाहिए, तो वो पूरी लिस्ट पहले सेलेक्ट के बाद लिख देंगे। समझे क्या? ये चीजें तो छोटे कमांड से, जब हम इसी सेलेक्ट को बड़े तौर पे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब भी सेलेक्ट यूज किया, हमने कहा एक टेबल बने जिसमें ये दिखे, तो जो दिखे वो सेलेक्ट के बाद लिख दिया। फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वेयर लगेगा नहीं लगेगा क्या हो। ये तो नेम कॉमा कॉलेज फ्रॉम कहाँ से आ रहे हैं? ये जो है आइडेंटिफायर्स टीबीएल रजिस्ट्रेशन से। बट क्या नेम और कॉलेज हर एक रो का शो करना है? नहीं। किसका शो करना है? अब लगाया हमने वेयर क्लॉज क्या करेगा कि हर एक रो पे काम करेगा। जिस रो के ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो रो, उस रो पे सेलेक्ट कमांड अप्लाई। वेयर को हम सिर्फ सेलेक्ट के साथ यूज नहीं करते, वेयर को हम डिलीट के साथ, अपडेट के साथ, या नॉर्मली भी बहुत सारे कंडीशंस लगाने में यूज किया करते हैं। अंडरस्टूड? तो वेयर इज अ क्लॉज जो अलग है, उसको आप वेयर को अपडेट के साथ भी एज इट इज यूज करेंगे, डिलीट के साथ भी एज इट इज यूज करेंगे बिना किसी चेंज के। क्या काम करेगा? हर एक रो पे वेयर क्लॉज अप्लाई होगा। जिन रोज पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी उन पे एसक्यूएल स्टेटमेंट चलेगा, और जिन रोज पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी उन पे एसक्यूएल का कोई इफेक्ट नहीं। मतलब अपडेट लगा रहे हो तो जिन रोज पे कंडीशन ट्रू हुई वो अपडेट होंगी, जिन पे नहीं हुई अपडेट नहीं होगी। डिलीट लगा रहे हो तो जिन पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो डिलीट होगा, जिस पे नहीं लगा रहे हो डिलीट नहीं होगा। सेलेक्ट चला रहे हो, सेलेक्ट चला रहे तो जिन रोज पे कंडीशन ट्रू होगी वो सेलेक्ट लिस्ट में दिखेगा, जिसमें नहीं होगी वो सेलेक्ट लिस्ट में नहीं दिखेगा। अंडरस्टूड ना? तो ये बस छोटी सी बात है। जो तो हमने लिखा वेयर, अब आप किस कॉलम पे कंडीशन लगाना है, उस कॉलम को किससे कंपेयर करना है, वो सब आप सोच लीजिए। किस अभी फिलहाल रोज के किस कॉलम पे हमें लगाना है कंडीशन? फाइनल फी पे। तो हर रो का फाइनल फी कॉलम चेक किया जाएगा। क्या होना चाहिए? फाइनल फी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए? 5000 से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से हम कंडीशन लगा के और जो है रिकॉर्ड्स, अब सारे रिकॉर्ड्स नहीं दिख रहे हैं। अब कितने रिकॉर्ड्स? वो पहले 1062 था, अब कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? सिर्फ 48। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से हम इन रिकॉर्ड्स को, ऐसे ही लेस देन, हमने कहा वो रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए जिनकी फी 5000 के लेस देन है, तो यहीं पे हमने ऑपरेटर चेंज कर दिया। हमने लिखा वो नेम और कॉलेज दिखे किसका? उनका जिनकी फाइनल फी कॉलम की वैल्यू 5000 के लेस देन है। ये तो सभी को पता है ना, ग्रेटर देन लेस देन तो सभी ने पढ़ा हो। इस तरीके से हमने कहा कि तो हमें अभी भी ऐसे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। अब 1062 नहीं दिख रहा, अब कितने रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आ रहे हैं? 528 है। बाकी अब हमने कहा कि
एक और हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी सभी को पता है, लेस देन इक्वल्स टू भी पता है ना सबको। तो ऐसे हमारे जैसे इक्वल इक्वल, जो ऑपरेटर हम इक्वल इक्वल पढ़ते, दो वैल्यू को कंपेयर करता है, वो यहाँ इक्वल इक्वल नहीं है, सिर्फ इक्वल, सिर्फ इक्वल। हमने कहा जिनकी फाइनल फी 5000 है, तो जिनकी फाइनल फी 5000 इक्वल, इसमें फिलहाल असाइनमेंट के लिए हम लोग अलग तरीके से यहाँ यूज करते हैं, असाइनमेंट की तरह भी यूज हो जाता है, आप ऐसा कह लो। तो इक्वल यहाँ असाइनमेंट की तरह भी काम करता है, इक्वल यहाँ कंपैरिजन की तरह भी काम करता है, इक्वल इक्वल का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं। तो फाइनल फी इक्वल्स टू, फाइनल फी कॉलम को एक वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। हमने कहा जिनकी फाइनल फीस और टोटल फी एंड फाइनल फी दो अलग अलग कॉलम्स हैं, ऐसा सेलेक्ट टेस्टिक फ्रॉम टीबीएल रजिस्ट्रेशन। तो ये एक हमारे पास रिकॉर्ड, इसमें हम देख रहे हैं कि ट्रेनिंग फी एक अलग कॉलम है और फाइनल फी एक अलग कॉलम। हमने कहा कि मुझे उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनकी ट्रेनिंग फी फाइनल फी बराबर है, मतलब जिनको, इसी बात को कह सकते हैं जिनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया। बात समझ आ रही? उसको कैसे लिखेंगे? जिनकी ट्रेनिंग फी और फाइनल फी बराबर है, मतलब इसको दो तरीके से कह सकते। अब आप समझिए कि हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड रो सेलेक्ट लिस्ट में आ जाए, बस ये सोचना। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम टीबीएल रजिस्ट्रेशन वेयर, यस द इजीएस्ट ऑप्शन इज डिस्काउंट फी इक्वल्स टू 0, ये भी ठीक है। या इसी बात को कह सकते हैं सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम टीबीएल रजिस्ट्रेशन वेयर क्या ट्रेनिंग फी इक्वल्स टू फाइनल फी, मतलब दो, हर रो के दो कॉलम को ही आपस में, पहले हम कॉलम को किसी कांस्टेंट से कंपेयर कर रहे थे, अब दो कॉलम को आपस में कंपेयर करें। अरे गेटिंग द पॉइंट ना? तो ये इतना इजी है, जो ये सारे हमने ऑपरेटर्स पर, जैसे अगर हमने एक कमांड एग्जीक्यूट किया, इसी को अगर हमने यूज किया सपोज किसी स्ट्रिंग टाइप के कॉलम पे, जैसे हमने लिख दिया सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम, वैसे तो स्ट्रिंग टाइप पे लगाना ही नहीं चाहिए, सेलेक्ट टेस्टिंग फ्रॉम टीबीएल रजिस्ट्रेशन वेयर नेम इज ए स्ट्रिंग टाइप। हमने कहा नेम इज ग्रेटर देन, सिंगल कोट्स में डाल दिया राम। अब कौन से रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आएंगे? अब कैसे कंपैरिजन होगा? तो अब कंपैरिजन होगा कैरेक्टर वाइज। यहाँ पे ग्रेटर है, लेस है, वो कैसे पता चलेगा? कैरेक्टर वाइज, हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से कंपेयर होगा, और जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर ग्रेटर देन राम, पहला कैरेक्टर जो है जिससे आप कंपेयर करा रहे हो वो आर है, मतलब सिर्फ वही रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आएंगे जिनके नेम कॉलम में आर से बड़े लेटर से स्टार्ट होने वाले नेम होंगे। पॉइंट? तो मीन्स आर से बड़े लेटर्स। अब हमें देखेंगे हमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, तो हमें ये दिख रहे हैं STUV, ये वाले, ये बात समझ आ रही है? अब तो आप इस पे भी लगा सकते हैं, बट फिर कैरेक्टर वाइज, लेंथ वाइज नहीं। स्ट्रिंग बड़ा है, एक स्ट्रिंग दूसरे से बड़ा है, छोटा है, वो किससे पता चलता है? कैरेक्टर वाइज कंपेयर करके, ना कि लेंथ वाइज कंपेयर करके। ये बस बताना, समझ आ रही सभी को? यस। तो इस तरीके से हमने कंपेयर किया, वो भी। अब आर वाले भी लेटर्स आ रहे होंगे, आर वाले भी लेटर्स आ रहे होंगे, जैसे रितेश, ये आ रहा है, आर वाले भी लेटर्स आ रहे हैं, बट फिर किससे कंपेयर हो रहा है? दूसरे वाले कैरेक्टर से। वो वाले भी आएंगे जिनकी का स्टार्टिंग लेटर आर हो, लेकिन फिर दूसरा वाला जो लेटर होगा वो ए से बड़ा होगा, BCDUB। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते। जैसे हम डेट टाइप के कॉलम पे भी इसको लगा सकते हैं, बट कभी कभी डेट टाइप पे काम नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं बताती हूँ। जैसे मान लिया कि हमारे पास इस तरीके से ऐसा, मान लिया हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन डेट है। अब मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन डेट जो देख रहे हैं हम 2024 से है। हमने कहा मुझे उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिनका रजिस्ट्रेशन डेट, REG डेट किस टाइप का कॉलम है? REG डेट पहले तो हम वही देख लेते हैं, डेट होगा तो काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं काम करेगा। तो ये एक हमारे पास कॉलम है REG डेट, किस टाइप का कॉलम है? डेट टाइप। अब मैं कहूँ मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनका रजिस्ट्रेशन जून के बाद हुआ, मतलब
मतलब REC डेट इज ग्रेटर देन जून का लास्ट डेट से कंपेयर करा लो, यही ना? बोलो तो क्या लिखना चाहिए मुझे? सेलेक्ट टेस्टेड फ्रॉम TBL रजिस्ट्रेशन, क्या क्या वेयर REC डेट इज ग्रेटर देन, क्या सिंगल कोट्स में डाला, क्या हाइफन 06-31 ऐसे भी कर, बट कभी कभी ये प्रॉब्लम करेगा, कभी कभी नहीं, मोस्टली टाइम प्रॉब्लम करेगा। अब इस तरीके से रिकॉर्ड, अभी तो फिलहाल क्योंकि फॉर्मेट सेम है, चीजें सेम है, तो हम देख रहे हैं सेलेक्ट होके आ रहा है वैसे, बट फिलहाल तो आप ग्रेटर देन लेस देन किसी भी टाइप के कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं, ये सिंपल सी बात है, ये सभी को समझ आ रही है? आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इंटीजर पे, आप अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग पे, आप स्ट्रिंग पे करेंगे तो कैरेक्टर वाइज कंपैरिजन होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं जो है डेट टाइप के कॉलम पे, बिट टाइप के कॉलम पे, किसी भी टाइप के कॉलम। जैसे मान अब हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ये सभी को पता है बिकॉज हमने मोस्टली यूज भी किया है इसको। दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना इनका काम है।